गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदरी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर और डिकंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में हमने पार्ट नंबर 23 जो हमने किया था वो हमने 9 चैप्टर जो था अपना अध्याय नंबर 9 पूरा हो गया, जिसमें हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 है, अपना नया चैप्टर है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसके कौन कौन से टॉपिक है, जैसे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, फिर कंस्ट्रक्टर के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। तो पहले बात करते हैं अपन कंस्ट्रक्टर की, ठीक है नी। यानी ये हमारे पास दो चीज़ है, एक तो हो जाएगा अपना कंस्ट्रक्टर और एक हो जाएगा डिस्ट्रक्टर। तो ये लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर और एक है अपना डिस्ट्रक्टर। यानी इन दोनों में अंतर क्या है वो देखना है। अगर अंतर की बात करें अपन इसके अंतर्गत, तो ये है कि ये जो दो है ना, ये दोनों एक जिस प्रकार से अपन क्लास बनाते थे, हमने ये तो पढ़े है ना, क्लास और ऑब्जेक्ट। तो जिस प्रकार से क्लास को अपन डिक्लेयर करते थे उसी प्रकार से इसको ही डिक्लेयर किया जाएगा, कंस्ट्रक्टर और डिकंस्ट्रक्टर। अब जिस प्रकार से क्लास को डिक्लेयर करते हैं उसी प्रकार से कंस्ट्रक्टर बनाए जाते हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि क्लास जब अपन डिक्लेयर करते थे और क्लास के लिए जो ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, यानी क्लास में जो ऑब्जेक्ट बनते हैं, अब ऑब्जेक्ट कौन, जो वेरिएबल होते हैं वही ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी कि ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल जैसे होंगे। यानी इसके अंदर जो वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट बनेंगे उन ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर और यानी जिस कह सकते हैं घोषित करना, और साथ में इनिशियलाइजेशन करना, यानी इनिशियलाइजेशन करना, ठीक है ना। यानी इनिशियल करना उनको। जब डिक्लेयर करेंगे उन ऑब्जेक्ट को या फिर उन वेरिएबल को, जब अपन कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो मतलब ये क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर है उन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, यानी जिसे कह सकते हैं बनाता है, ठीक है। अब जो ये डिस्ट्रक्टर होता है ये क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं और अगर उन ऑब्जेक्ट का आगे कोई काम नहीं होता तो फिर उनको ये नष्ट कर देता है, यानी खत्म कर देता है। अब ये खत्म कब करेगा कि जब इसका कोई आगे उपयोग नहीं किया जाएगा तब उसका ये खत्म कर देगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन करने में कौन काम मानता है, कंस्ट्रक्टर। और इनिशियलाइजेशन करने के बाद जब इनको दूसरा कोई मेंबर होता है और उसको अपन घोषित करते थे, नहीं मैंने आपको बताया ना, डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर के बाद उसको इनिशियलाइजेशन के लिए काम आता है। और इनिशियलाइजेशन काम आने के बाद जो दूसरा मेंबर है अपना ये वाला, जिसको अपन कहते हैं डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर है ये क्या करता है कि जो वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया, यानी जो वेरिएबल आपने बनाया है उन वेरिएबल को ये क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ये कब खत्म करेगा कि जब कोई वेरिएबल आगे हमारे कोई काम की नहीं है तो उसको ये क्या कर देगा, नष्ट। यानी जो काम नहीं आने वाली वेरिएबल है उनको ये डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। तो अब इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखो, वी विल डिस्कस अबाउट ए स्पेशल मेंबर फंक्शन which is known as constructor, which is used to initialize the object when we declare it. And other member function known as destructor is used to destroy the object which is not used for the, यानी इसके अंदर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, ठीक है। और उस मेंबर फंक्शन को अपन किस नाम से जानते हैं, कंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग
ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजन, यानी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजन करने के लिए काम आता है। और ये कब काम आता है? जब अपन इनको डिक्लेयर करते हैं। तो व्हेन वी डिक्लेयर इट, जब इनको डिक्लेयर करते हैं तो ये अपने काम आता है। अब एन अदर मेंबर फंक्शन नाउन एज ए डी स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो दूसरा मेंबर फंक्शन होता है उसको डी स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब जो डी स्ट्रक्चर है ये किस लिए यूज होता है? ये कहता है डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट यूज्ड फर्दर, यानी उन ऑब्जेक्ट को ये नष्ट कर देता है, और या फिर अपन कह सकते हैं खत्म करता है, जो आगे कोई काम नहीं आते। ठीक है, अब आगे बढ़े। हम एक विशेष मेंबर फंक्शन जिसे अपन क्या कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, और उसकी चर्चा करेंगे, जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है जब इन्हें घोषित किया जाता है, यानी इनको डिक्लेयर करते हैं ना, उस समय ये काम आता है। ठीक है, और दूसरा इसके जो एक विशेष मेंबर फंक्शन है उसको कहते हैं डी स्ट्रक्टर, जो उन ऑब्जेक्ट को ख़त्म करता है जो आगे के लिए काम नहीं आते। ठीक है नहीं, तो समझ गए कि कंस्ट्रक्टर और डी स्ट्रक्चर का मतलब क्या? कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि किसी भी इसके अंदर जो डाटा होते हैं उन ऑब्जेक्ट को या फिर उन वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है, और जब उन्हें अपन घोषित करेंगे या फिर जब उन्हें घोषित किया जाता है तब। और डी स्ट्रक्टर है वो क्या होता है कि उन ऑब्जेक्ट को ख़त्म करता है जो हमें आगे कोई काम के नहीं होते। तो अब अपन इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्टर, तो देखो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन, यानी ये कह सकते हैं एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन है। कौन? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इसका उपयोग कहता है विच इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, यानी क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट को क्या करता है? इनिशियलाइज। कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ऑटोमेटिकल एंड डिक्लेयर विथ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, और ये क्या कहता है कि कंस्ट्रक्टर स्वतः ही कॉल हो जाता है। जब कॉल कब होगा? कि इसके अंतर्गत जो डाटा अपन ने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए है, जब उसके क्लास के अंदर जो अपन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या फिर वेरिएबल कह सकते हैं, जो वेरिएबल आपने घोषित किए है, यानी एंड डिक्लेयर विथ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, यानी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट के साथ जो हमने डिक्लेयर किया है वो ऑटोमेटिकल कॉल किसको हो जाएंगे? कंस्ट्रक्टर को। तो सीध समझ गए कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, यानी विशेष प्रकार का एक मेंबर फंक्शन है जिसका उपयोग ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजर करने के लिए काम आता है। और ये क्या होता है कि ऑटोमेटिकल कॉल है, वो ऑब्जेक्ट क्लास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ऑटोमेटिकल कॉल हो जाता है। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन है, यानी जैसे अपन कह सकते हैं कि एक स्पेशल प्रकार का है, और उसके क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है, और कंस्ट्रक्टर स्वतः ही कॉल हो जाता है जब उसके क्लास के ऑब्जेक्ट घोषित किए जाते या किया जाता है, यानी ऑटोमेटिकल कॉल हो जाएगा। ऑटोमेटिकल कॉल कब को होगा? कि जब क्लास के ऑब्जेक्ट अपन डिक्लेयर करेंगे। अब क्लास के ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? जो जैसे वेरिएबल, अब इसके अंदर जैसे क्लास के ऑब्जेक्ट अपन डिक्लेयर की बात करें तो जैसे अपने क्लास को डिक्लेयर किया था, जैसे इस प्रकार से अपन क्लास डिक्लेयर करते थे, क्लास, और फिर उसके बाद क्लास का नेम जैसे पॉइंट, फिर कोष्टक बनाया, और फिर अपन यहाँ पर जैसे इंटीजर ए और बी, तो ये जो इंटीजर ए और बी है ये क्लास के ऑब्जेक्ट है, क्लास के ऑब्जेक्ट है। अब इन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजन करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, अब जब इनको डिक्लेयर करते हैं तो इनिशियलाइज कब करेंगे? कि जब इनको ऑब्जेक्ट को अपन क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे, तभी तो करेंगे ना। बिना डिक्लेयर किए इनिशियलाइज कैसे कर सकते हो, या फिर बिना डिक्लेयर किए इनकी वैल्यू आप कैसे दे सकते हो? तो घोषित करने के बाद इनकी वैल्यू अपन एंटर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी बात है फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, यानी जिसे अपन कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन की विशेषता है। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन की विशेषता ये है, सबसे पहले देखो कि इट्स नेम इज आल्सो सेम एज ए क्लास नेम, यानी ये कहता है कि इसका जो नाम होगा कंस्ट्रक्टर का वो एज ए क्लास के समान होगा। तो क्लास के समान कैसे होगा? तो वो आप एक बार देख लीजिए
कि जिस प्रकार से अपन क्लास को घोषित डिक्लेयर करते हैं, तो क्लास को डिक्लेयर कैसे करते थे, पहले लिखते थे क्लास कीवर्ड, फिर उसके बाद क्लास का नाम, क्लास नेम, फिर अपन कोष्टक बनाते थे और फिर यहाँ लिखते थे प्राइवेट और यहाँ लिखते थे वेरिएबल डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेयर और फिर लिखते थे अपन फंक्शन डिक्लेयर। फिर क्या आता था, पब्लिक पार्ट, और पब्लिक पार्ट में भी किया ये दोनों वेरिएबल डिक्लेयर और फंक्शन डिक्लेयर। और फिर इसको कोष्टक को करे बंद और सेमीकोलन से बंद। तो इस प्रकार से अपन क्लास को डिक्लेयर करते थे। तो ये कहता है कि जो क्लास का नाम होगा उसी के सेम टाइप यानी सेम प्रकार का किसका नाम होगा, कंस्ट्रक्टर का भी नाम सेम होगा। ठीक है, तो जो हमने क्लास के बारे में सीखा था वो कि वो अपन कंस्ट्रक्टर के बारे में देखना है। ठीक है, पहली विशेषता कंप्लीट होगी। अब इसमें हिंदी में देखो कि इसका नाम क्लास के नाम के जैसा ही होता है। ठीक है ना, ये चीज हम समझ गए कि क्लास का नाम कैसे होता था। तो जैसे क्लास का नाम है वैसे वैसे कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। अब ये कहता है कि दिस शुड डिक्लेयर्ड इन पब्लिक पार्ट ऑफ ए क्लास, यानी क्लास के पब्लिक पार्ट में कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया जाता है। तो ये देखो, ये क्लास के जो पब्लिक अनुभाग में घोषित होने चाहिए। पब्लिक अनुभाग कौन सा, ये वाला। तो कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा इस पार्ट के अंदर डिक्लेयर किए जाएंगे। ठीक है, दूसरी विशेषता भी क्लियर। थर्ड नंबर की जो इसकी फीचर्स है वो ये कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट आर डिक्लेयर्ड देन इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकल, यानी जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे तो ऑब्जेक्ट जैसे ही घोषित होंगे तो वो स्वतः ही कॉल हो जाएंगे, यानी ऑटोमेटिकल कॉल हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट घोषित किए जाते हैं या किया जाते हैं तब ये स्वतः ही कॉल हो जाते हैं। कौन, कंस्ट्रक्टर। जैसे ही ऑब्जेक्ट अपन डिक्लेयर करेंगे तो डिक्लेयर करते ही ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा। अब इट इज नॉट हैविंग एनी रिटर्न टाइप, यानी इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता स्ट्रक्चर का, कंस्ट्रक्टर का। तो इवन नॉट टू वॉइड आल्सो, यानी साथ में ये कह सकते हैं वॉइड भी इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। तो इट इज नॉट रिटर्निंग ऑन एनी वैल्यू, यानी किसी भी वैल्यू को अपन रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। पहली विशेषता तो ये होगी ना कि इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, यहाँ तक कि वॉइड भी इसको रिटर्न नहीं कर सकते अपन। और इस प्रकार ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी वैल्यू है उस वैल्यू को ये रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न का मतलब वापस नहीं भेजेगा या फिर आपको किसी और जगह जाके उसको डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कहते हैं, फिर देखो फिफ्थ नंबर पे ये कहता है इट कैनॉट टू इनहेरिट, यानी इनको इनहेरिट भी नहीं कर सकते अपन। तो इनको इनहेरिट नहीं किया जा सकता। अब आता है इनहेरिट का मतलब जो ड्राइव्ड क्लास होते हैं, जैसे अपने डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था ना, कौन कितने प्रकार के, जैसे बेसिक डाटा टाइप, ड्राइव डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो ड्राइव डाटा टाइप के अंदर एक क्लास आती थी, यानी ड्राइव डाटा टाइप में क्लास, यूनियन, स्ट्रक्चर, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो जो ड्राइव्ड क्लास होती है उन ड्राइव्ड क्लास के द्वारा इनको इनहेरिट नहीं किया जाता। और एक आता वी कैन नॉट एक्सेस इट्स एड्रेस, और इसके एड्रेस को भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार से हमने इनके जो एड्रेस है उसको भी एक्सेस नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हमने एक देखो फंक्शन के अंदर देखा था जिसमें अपन कह सकते हैं फंक्शन है वो कॉलिंग करता है, दो प्रकार से कॉलिंग करता था ना, कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो फंक्शन दो प्रकार से कॉल करता था। अब जैसे किसी भी वेरिएबल की अगर वैल्यू को ट्रांसफर करना है तो किसका उपयोग करेंगे, कॉल बाय वैल्यू का। लेकिन किसी भी वेरिएबल का अगर आपको एड्रेस या रेफरेंस अगर आप ट्रांसफर करना है तो उसमें कॉल बाय रेफरेंस का उपयोग किया जाएगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर ये कहता है कि इसके एड्रेस को आप एक्सेस नहीं कर सकते, यानी स्पष्ट लिखा हुआ कि वी कैन नॉट एक्सेस इट्स एड्रेस, यानी इसके एड्रेस को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसका आप एक सिंटैक्स है वो आप एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार से इसका सिंटैक्स है। तो देखो इसका सिंटैक्स सेम है एज ए क्लास के नेम की तरह। तो देखो जैसे पहले आती थी यहाँ पर क्लास और फिर यहाँ लगा क्लास नेम,
फिर कोष्टक बनाया और फिर इसके अंदर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखे जाएंगे और फिर यहाँ पर लिखा जाएगा क्लास नेम और फिर से आ जाएंगे यहाँ इसके ऑब्जेक्ट यानी वेरिएबल और फिर यहाँ लिखा जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है, और फिर ये कोष्टक हो जाएगा बंद। कोष्टक बंद होने के बाद सेमीकोलन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक अपन कह सकते हैं सिंटैक्स है किसका, कंस्ट्रक्टर का, यानी जो कंस्ट्रक्टर है उसका ये एक सिंटैक्स है। और इसी सिंटैक्स के आधार पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे क्लास है तो क्लास ही लिखी जाएगी। अब जैसे क्लास का नाम है तो जैसे यहाँ पर अपन 2-3 क्लासों के नाम लिखते हैं, जैसे पॉइंट भी क्लास का नाम है, डाटा भी क्लास का नाम है, क्लास भी क्लास का नाम है, ठीक है। ये 2-3 अपने क्लास का नाम दे दिया। फिर उसके बाद हमने कोष्टक बनाया। अब यहाँ पर जो अपने पब्लिक पार्ट था और प्राइवेट पार्ट, 2 पार्ट तो थे, तो प्राइवेट पार्ट के अंदर हमने यहाँ जैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए इंटीजर a,b, ठीक है। अब यहाँ पर लगेगा पब्लिक और पब्लिक पार्ट के अंदर सीधा क्लास नेम और कोष्टक बनाना है। तो क्लास नेम क्या है, जैसे पॉइंट है तो पॉइंट, और अब इसके अंदर जैसे कौन सी वेरिएबल यानी कौन से अपने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं वो यहाँ लिखना है, ठीक है नहीं। तो जैसे कि जो भी कंस्ट्रक्टर अपने डिक्लेयर किए हैं, अब कंस्ट्रक्टर कौन से डिक्लेयर होते हैं, जो क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं वही। तो अब जैसे वॉइड पॉइंट के बाद यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किए वॉइड, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ लिखा जाएगा उनका अपन स्टेटमेंट जो लिखते आए। जैसे मान लो यहाँ पर अगर अपने 2 प्रकार के इंटीजर लिए है तो जैसे इसके अंतर्गत अपन ये लिख सकते थे पॉइंट, फिर लिख सकते इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। फिर क्या करते कि फिर x जो a है वो इक्वल x के हो जाता, जो b है वो इक्वल y के हो जाता, ठीक है। फिर इस कोष्टक को बंद करते। तो इस प्रकार से यहाँ स्टेटमेंट इसके अंदर वो लिखा जाएगा और फिर इसको सेमी कोष्टक लगा के सेमीकोलन से इसको बंद कर देंगे। तो ये है इसका एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के साथ साथ इसका सिंटैक्स भी, यहाँ तक ये सिंटैक्स है और ये इसका एग्जाम्पल के किस प्रकार से कंस्ट्रक्टर को लिखा जाता है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है कि जब अपन जैसे जो क्लास है, अब जो क्लास का नाम जैसे अपने पॉइंट डिक्लेयर किया है, अब पॉइंट के जो ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किए, जैसे पॉइंट के कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी, तो जैसे ही अपन इसको क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जैसे इसको क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो इसके अंदर पहली विशेषता ये आती कि जब इसको क्लास में अपन डिक्लेयर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, यानी जिसे अपन कह सकते हैं स्वतः कॉल, यानी स्वतः ही ये क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। और जब इसमें इनिशियलाइजर कर देते हैं तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, यानी जिसे कह सकते हैं कि वेरिएबल है तो वो भी यहाँ पर वेरिएबल नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर वेरिएबल ये क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि इसको अपने कंस्ट्रक्टर के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। अब कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने के बाद उसको डिफाइन करना होता है, तो वो क्लास के बाहर उसको डिफाइन किया जाता है। तो ये तो है इसका सिंटैक्स, ठीक है। और अब इस सिंटैक्स का एक एग्जाम्पल है वो भी अपन देख लेते हैं। और ये रहा इसका एग्जाम्पल के किस प्रकार से अपन उसको डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करने के बाद उसको क्लास के बाद डिफाइन कैसे करते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर इनकी वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे कि ये वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी और ये वैल्यू बी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर के प्रकार। अब कंस्ट्रक्टर के जो प्रकार है वो तीन प्रकार के हैं, जिनमें से अपन ये कह सकते हैं पहला जो फर्स्ट टाइप है वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, फिर आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और फिर लास्ट आता है अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये तीनों टाइप है, ये अपने इम्पोर्टेंट भी मान लो कि कई बार पूछ भी लिया जाता है कंस्ट्रक्टर के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फिर उसके बाद होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अब जो ये पैरामीटर अपन जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो वो पहला है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो देखो।
ये कहता है कि जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है वो आर्ग्यूमेंट लेता है। क्या लेता है? आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट आप समझ गए होंगे ना कि आर्ग्यूमेंट होता है क्या? एक आर्ग्यूमेंट वो होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, वही आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो जब भी अपन यहाँ पर किसी भी प्रकार के क्लास के अंदर जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उनके आर्ग्यूमेंट भी साथ में डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक हमने जैसे पढ़ा था कि अगर किसी के साथ अपन आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर नहीं करे तो चल जाता है, तो वो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। लेकिन ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो आर्ग्यूमेंट को लेता है, ठीक है नहीं? तो आर्ग्यूमेंट अपन यहाँ डिक्लेयर करेंगे, यानी जो आर्ग्यूमेंट लेता है उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। अब दूसरी चीज के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में जो क्लास है, यानी यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हैं उस कंस्ट्रक्टर की जो क्लास है और क्लास के क्या है ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत क्या करना होता है? पैरामीटर, जो ऑब्जेक्ट के अंदर पैरामीटर है उस पैरामीटर की वैल्यू देनी होती है अपन को। किसके अंदर? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर। कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर जो क्लास है उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट में जो पैरामीटर है उस पैरामीटर की वैल्यू आपको देनी पड़ती है। अब जो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है इसको ये कह सकते हैं कि दो तरीके से कॉल किया जाता है, यानी जिसको अपन कह सकते हैं कि इसको दो प्रकार से कॉल करते हैं, दो प्रकार से कॉल किया जाता है। अब जो जिस दो प्रकार से कॉल किया जाता है तो वो कैसे टाइप है और उन टाइप को किस प्रकार से कहते हैं। तो जैसे आपने क्लास का नाम लिखा एग्जाम्पल के लिए, जैसे पॉइंट एक क्लास का नाम था तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट, फिर पॉइंट का पहला अक्षर पी तो ये पी इक्वल, फिर वापस क्लास का नाम पॉइंट, फिर उसके बाद कोष्टक। और अब जैसे वेरिएबल हमने दो डिक्लेयर की थी या फिर दो ऑब्जेक्ट थे ए और बी तो यहाँ लिख देते जैसे 10 और 20, ये कोष्टक बंद और सेमीकोलन बंद। जो इस प्रकार का कॉल किया जाता है तो उसको तो कहते हैं एक्सप्लिट्स कॉल। और अब इसका जो दूसरा कॉल है वो ये होता है कि क्लास का नेम पॉइंट और पी फिर कोष्टक और फिर ये दो वेरिएबल, यानी जिसे अपन कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कॉल्स होते हैं उसको इम्प्लिसिट कॉल कहा जाता है। तो यानी दो प्रकार के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को दो प्रकार से कॉल किया जाता है, ठीक है। एक तो होता है अपन कह सकते हैं कि पैरामीटर में जो पहला कॉल होता है वो एक्सप्लिसिट कॉल कहते हैं और फिर दूसरा होता है वो इम्प्लिसिट कॉल कह सकते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर के जो आर्ग्यूमेंट है, यानी जो कंस्ट्रक्टर के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उन आर्ग्यूमेंट किसी भी टाइप के हो सकते हैं। किसी भी टाइप का होने का मतलब कि आर्ग्यूमेंट सिर्फ जो जिस नाम की आपने क्लास डिक्लेयर की है उस नाम का नहीं हो सकता या उसके नाम से संबंधित नहीं हो सकता। बाकी आर्ग्यूमेंट किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट आप किसी भी टाइप के देख सकते हो, लेकिन बस फर्क इतना रखना है कि जिस नाम से आपने क्लास डिक्लेयर की है उससे रिलेटेड आपके आर्ग्यूमेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसकी पढ़ लेते हैं अपन। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विच टेक आर्ग्यूमेंट आर नाउन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी जो आर्ग्यूमेंट लेता है उन्हें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। कि जो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट लेते हैं उन्हें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, ठीक है। पहली बात ये। सेकंड बात ये कहता है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैज टू गिव वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो वैल्यू को देता है कब? पैरामीटर इन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के पैरामीटर ऑफ द क्लास, यानी क्लास की जो ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट में जो पैरामीटर है उन पैरामीटर को वैल्यू देता है कौन? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्लास के ऑब्जेक्ट के पैरामीटर को वैल्यू प्रदान करता है। अब देखो
कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्लास के ऑब्जेक्ट में पैरामीटर की वैल्यू देनी पड़ती है। अब क्लास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट में पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पर दी जाती है। तो अब देखो यहाँ पर अपन डिक्लेयर करते हैं कि पैरामीटराइज को किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है, या फिर इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है जैसे क्लास का था वैसे वैसे है। देखो कि सबसे पहले अपन यहाँ क्या करते हैं, क्लास डिक्लेयर करते हैं, ये लो क्लास, और फिर उसके बाद क्लास का नेम, तो यहाँ पॉइंट, फिर उसके बाद कोष्टक बनाया। अब यहाँ पर जो वैल्यू है जैसे इंटीजर एक्स और वाई, ठीक है, दोनों हो गए। अब यहाँ पर जैसे पब्लिक पार्ट, तो ये लिया पब्लिक पार्ट, और पब्लिक पार्ट में सीधी क्या लिखना है आपको, क्लास का नाम, तो ये क्लास का नाम। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो पैरामीटराइज होता है वो आर्ग्यूमेंट लेता है, तो यहाँ पर लिखिए इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, फिर डिक्लेयर। तो ये जो डिक्लेरेशन हुआ इसको कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद कोष्टक। अब कोष्टक होने के बाद अब इसमें अपन को क्या करना है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखने हो वो यहाँ स्टेटमेंट लिख दिए जाएंगे। फिर ये कोष्टक और ये कोष्टक को करेंगे बंद। अब इसके अंतर्गत जैसे क्लास का नेम, पॉइंट, स्कोप रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम, तो यहाँ लिखा जाएगा पॉइंट इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ठीक है। फिर कोष्टक। और अब क्या हो जाएगा कि जो x की वैल्यू है वो a के इक्वल और y की वैल्यू है जो b के इक्वल, और फिर इसको कर दिया जाएगा इस प्रकार से बंद, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत जो कॉलिंग करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर किस प्रकार से इसका कॉल किया जाता है, ठीक। तो ये देख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल है, वो मैंने आपको समझा दिया कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसमें क्लास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट की जो पैरामीटर है वो उन पैरामीटर वैल्यू देनी होती है। अब आता है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड इन टू वे, यानी पैरामीटर जो कंस्ट्रक्टर है उनको दो प्रकार से अपन कॉल कर सकते हैं, और वो मैंने आपको बता दिया। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को दो तरीके से कॉल किया जाता है, और वो दोनों तरीके ये रहे, जिसको एक तो कहते हैं बेटा एक्सप्लिसिट कॉल और एक होता है इम्प्लिसिट कॉल, ठीक है। अब ये कहता है कि आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ए कंस्ट्रक्टर कैन बी ऑफ एनी टाइप एक्सपेक्ट दैट क्लास, यानी आर्ग्यूमेंट, यानी कंस्ट्रक्टर के जो आर्ग्यूमेंट है वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं या किसी भी टाइप के हो सकते हैं, सिवाय उस क्लास के जिसमें ये संबंधित है, यानी जो क्लास हमने डिक्लेयर किए उस क्लास से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी अपने पॉइंट है। अब इसका अपन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एक प्रोग्राम लिख लेते हैं और उसको समझते हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम लिखने से पहले तो वो दो तीन लाइनें हैं जो इक्वली है, आपके सबके समान होगी। इंक्लूड, फिर IO स्ट्रीम, फिर इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस और STD। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर अपने क्लास डिक्लेयर की, और अब क्लास का नेम, तो क्लास का नेम जैसे प्रोग्राम है पैरामीटराइज का कि भाई रेक्टेंगल का, यानी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रोग्राम, तो यहाँ पर जो क्लास का नेम है वो हमने यहाँ लिख दिया रेक्टेंगल। क्या लिख लेते हैं, रेक्टेंगल। तो देखो रेक्टेंगल, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर कोष्टक खोला। अब रेक्टेंगल है तो यहाँ पर अपन जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे रेक्टेंगल की, तो जैसे क्लास की ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं इंटीजर, और इंटीजर में लिखते हैं लेंथ कॉमा ब्रेड्थ, दोनों वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए इंटीजर के अंदर। अब यहाँ लेते हैं पब्लिक, और पब्लिक में क्या आएगा, क्लास का नेम, तो यहाँ रेक्टेंगल, ठीक है। और ये आर्ग्यूमेंट लेता है तो यस इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ठीक है। अब ये आर्ग्यूमेंट लिया, तो अब आर्ग्यूमेंट लेने के बाद इनकी वैल्यू को अपन इक्वल करवाते हैं। तो यहाँ कोष्टक लेंथ इज इक्वल टू ए और ब्रेड्थ
इज इक्वल टू बी, दोनों इक्वल। फिर ये कोष्टक बंद, और जो ये कोष्टक बंद होने के बाद अब अपन को जैसे क्या ज्ञात करना है, जैसे एरिया, तो यहाँ लगा दो वॉइड, ये एरिया जिसको अपन कह सकते हैं ये आउटपुट के रूप में, ठीक है। फिर उसके बाद कोष्टक, अब आउटपुट के लिए क्या लगाएंगे, सी आउट, और कोष्टक एरिया इज इक्वल टू कोष्टक बंद, और फिर उसके बाद सेमीकोलन। अब करना क्या है, लेंथ इनटू ब्रिड्थ हो गया, और उसको सेमीकोलन से कर दीजिए बंद, और सेमीकोलन बंद करने के बाद ये कोष्टक कर दीजिए बंद। अब अपना आउटपुट हो गया, और फिर उसके बाद ये मेन कोष्टक भी कर दीजिए बंद। अब मेन कोष्टक बंद करने के बाद अपन डिक्लेयर करते हैं इंटीजर मेन फंक्शन। अब इंटीजर मेन फंक्शन के बाद ये कोष्टक, और यहाँ लिखते हैं रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में आएगा आर डिक्लेयर। यानी मैंने आपको बताया ना कि पैरामीटराइज को कंस्ट्रक्टर को दो प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, तो अपन जो ये डिक्लेयर कर रहे हैं वो इम्प्लिसिटी डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो रेक्टेंगल आर, फिर कोष्टक, और फिर इन दोनों के जो वेरिएबल हैं इन दोनों की वैल्यू, जैसे यहाँ पर 10, 20 कोष्टक बंद, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर रिटर्न होता है 0, और ये कोष्टक कर दीजिए बंद। अब जब इसका आउटपुट आएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी वो हो जाएगा हमारा आउटपुट। तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब हमने जो आज डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, फिर हमने कंस्ट्रक्टर के प्रकार पढ़े, और उनमें से कंस्ट्रक्टर के टाइप में से सबसे पहला जो कंस्ट्रक्टर था वो था हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमारा यहाँ तक होके पूरा हो जाता है। अब जो इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर नंबर 9, उस चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर है वो आपको नोटबुक से करना है, और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है कौन सा करना है, तो वो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हो कि सर कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा नहीं करना है। थैंक यू।